हेलो एवरीवन, श्री आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस अकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 21 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। इस पार्ट 22 में हम देखेंगे कि सिंध और पंजाब से संबंधित यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हमें किस तरीके से इनकोड करना होता है और उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से लिखना है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 22 है। इसमें हम सिंध और पंजाब से संबंधित जो भी यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं विगत कई वर्षों में, उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको हम इनकोड करेंगे और इनकोड करने के बाद हम ये समझ सकेंगे कि वास्तव में हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में जो सिंध और पंजाब की कहानी को पढ़ा है वो कितनी रिलेवेंट है और उसका किस तरीके से उपयोग करके हम अपने उत्तर को काफ़ी अच्छे से गहनता से लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको 2 से 3 बातें बता दें। पहली बात ये कि सिंध और पंजाब को प्रश्नों की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो इस वर्ष पंजाब का एक प्रश्न पूछा गया है जिसे हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया है। काफ़ी सरल आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंध का जो टॉपिक है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी कहानी को समझने के लिए अर्थात पंजाब की प्रासंगिकता या पंजाब को लेकर जो विलय की पॉलिसी थी कंपनी की, उसको करने के लिए हमने सिंध पढ़ा था। तो अतः अब आपसे कभी भी सिंध को लेकर प्रश्न नहीं पूछेगा और अगर पूछ भी लिया, सपोज करो कि मान लो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला पर्सन ये भूल गया कि उसने सिंध टॉपिक से हटा दिया है बट उसने सिंध दे दिया, तो भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सिंध के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जब सॉल्व कर लेंगे तो वो एक तरीके से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछता है। क्लियर? तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? तो अब हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि सिंध की अंग्रेजी विजय प्रथम अफगान युद्ध की राजनीतिक और नैतिक अंत का परिणाम थी, व्याख्या कीजिए। देखो, ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछ रहा है और आपको यहाँ पे वर्ड दे दिया व्याख्या कीजिए, मतलब इसमें हमें विश्लेषण उतना नहीं करना है जितना विश्लेषण हम करते हैं अन्य प्रश्नों में। आपको लग रहा होगा कि आखिरकार उसने व्याख्या क्यों दिया, क्योंकि इस प्रश्न में व्याख्या का कोई संदर्भ ही नहीं, विश्लेषण का कोई संदर्भ ही नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में एक नीति थी और इस नीति का क्रियान्वयन ही इसकी प्रमुखता थी। अर्थात सिंध को जीतना अफगान युद्ध में जो युद्ध की स्थिति थी उसको सॉल्व करने के समान थी। एक तरीके से आप कह सकते हो एल्फिंस्टन के उस स्टेटमेंट को लेकर कि अफगान युद्ध में क्या वो बोलते हैं कि अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को गली में मार पड़ी थी और जब वो वापस घर आए तो अपने ही घर के लोगों को मारने लगे, अर्थात सिंध को मारने लगे। क्यों? क्योंकि वो गली वाला गुस्सा सिंध पर निकालना चाहते थे। तो बिल्कुल ये वैसा ही है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो वास्तव में समझ पाएंगे कि ये राजनैतिक क्यों था और नैतिक अंत का परिणाम क्यों था। और अगर आप इसे समझ गए तो आप 1 से 2 लाइन और विश्लेषण में यूज कर सकते हैं कि हाँ, ये वास्तव में अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति का उच्चतम स्तर था, तो इसलिए वो उत्तर पश्चिम की नीति को लेकर काफ़ी सजग थे ताकि उनकी जो साम्राज्य बनकर तैयार हुआ है उसे किसी तरीके की बाधा का सामना न करना पड़े। क्लियर? ऑलरेडी हमने इसकी कहानी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप में से जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस पार्ट्स ना देखे हों उनको देख सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन आंसर में हम केवल क्वेश्चन आंसर के हिसाब से डिस्कस करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि आपको इसकी स्टोरी, इसकी कहानी प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ाई है तो आपको याद होगी। क्लियर? तो अब इसको हम इनकोड करते हैं। तो आप देखिए, पहला क्या है वर्ड, सिंध की अंग्रेजी विजय, अर्थात सिंध को अंग्रेज़ों ने जीत लिया। सिंध आपको पता है कि इंडिया से लगता हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है। समझ गया? दूसरा, प्रथम अफगान युद्ध की राजनीतिक और नैतिक अंत का परिणाम था। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये प्रश्न भी क्रम में नहीं है। क्रम में कैसे होगा कि प्रथम अफगान युद्ध की राजनीतिक और नैतिक अंत का परिणाम सिंध की अंग्रेज़ों की विजय थी। क्लियर? अब आपको ऐसे लिखना है। तो अब आप बताओगे
कि वास्तव में प्रथम अफ़गान युद्ध कब हुआ, 1838 से 42 के आसपास। क्लियर। ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी डेट याद हो, बट आपको इतना पता है कि हाँ 1838 के बाद ही शुरू हुआ था। क्लियर। अब 1838 से 1842 का आप लिख सकते हो कि अफ़गान युद्ध की मैंने आपको छोटी सी स्टोरी भी बताई थी कि उस समय का जो अमीर होता था दोस्त मोहम्मद, उसको हटाकर शाह शुजा को गद्दी दिलाने की बात हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उस समय राजनीतिक रूप से रसिया भी अपना यहाँ पर प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न कर रहा था, जिससे ब्रिटेन काउंटर कर रहा था। क्लियर। इसलिए रसिया की सामरिक स्थिति को वहाँ पर मजबूत न हो पाने की वजह से अंग्रेजों ने अफगानों पर हमला किया और वहाँ पर अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। नैतिक उन्होंने इसलिए कहा इसे क्योंकि उनको व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से और साथ ही अफगान को इंडिपेंडेंट रहने की दृष्टि से उन्होंने उचित नहीं माना। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि वो ये जानते थे कि अगर हम अफगानों की समस्या को सॉल्व नहीं किए तो रसिया का बढ़ता प्रभुत्व हमारे इस साम्राज्य को अनैतिक रूप से समाप्त कर देगा। अतः हम अपनी नैतिकता की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए हम अफगान युद्ध कर रहे हैं, जो कि नैतिक है। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ। कंपनी कह रही है कि मैं युद्ध जो करने जा रही हूँ वो नैतिक है। मतलब कंपनी क्या कहने का मतलब है? कंपनी का कहने का मतलब है कि अगर हम कोई गलत कृत्य कर रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं तो नैतिक है। यहाँ पे समझने वाली बात यह कि ठीक है भाई, आपने अफगान युद्ध किया, आपने राजनीतिक सामरिक स्थिति की बात की, तो फिर आपने सिंध को भी क्यों जीता? कहने का मतलब कि ठीक है आपने अफगान युद्ध में नैतिकता की बात कर दी, बट सिंध का तो कोई अनैतिक कार्य ही नहीं था। सिंध को आपने जबरदस्ती, खासतौर पर नेपियर ने जबरदस्ती आरोप लगाया कि आप हमारे व्यापार वाणिज्य को बाधा पहुंचा रहे हो, आप सिंध रिवर में हमें व्यापार नहीं करने दे रहे हो, आप हमारी जो टकसाल है उसमें खोटे सिक्के वो कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि अमीरों पर ऐसी आपने संधियां थोपी कि वो बेचारे मजबूर हो गए और आप अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की नीति को देखते हुए उस सिंध को भी अपने अधीन कर लिया, जो वास्तव में आपके लोक लुभावन वादे में फंसता चला गया था। समझ गए? तो आप ऐसे इसका विश्लेषण कर दोगे और फिर कह दोगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वास्तव में अंग्रेजों की जो सिंध की विजय थी वो वास्तव में प्रथम अफगान युद्ध नीति का अनैतिक या राजनीतिक परिणाम न होकर बल्कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जिसे वो रूस व ईरान के आक्रमण के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए संपादित किया। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, इतने में ही आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप में से कई सारे एस्पायरेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे मास्टर नेपियर के बारे में कुछ बता दो, मास्टर कुछ आप एलन बरो के बारे में बता दो, ऑकलैंड के बारे में बता दो, इवांस बेल के बारे में बता दो, डलहौजी के बारे में बता दो। तो यहाँ पर हम ये कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स की क्लास में, खासतौर पर पार्ट 18 और 19 में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप वहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ऐसे फिर बोरियत हो जाएगी। क्लियर? तो समझ गए होंगे। खैर जिन लोगों ने देखा है वो तो आंसर को समझ ही रहे होंगे। आप देख सकते हो कैसे इसका इनकोड वर्जन बनेगा। देखो इनकोड वर्जन अलग होता है, आंसर फ्रेमिंग अलग होता है। जो अभी मैंने इसके पहले आपको पूरा प्रारूप बता दिया वो आंसर फ्रेमिंग है, और जो इनकोड होता है वो वास्तव में प्रश्न में छिपे हुए उन गूढ़ वाक्यों को हम इनकोड करते हैं ताकि हमारी एक कहानी और एक कथा क्रम रूप से लिखी जा सके। तो सिंध विजय की बात कर रहा है, प्रथम अफगान युद्ध की बात कर रहा है, राजनीतिक व नैतिक अंत के परिणाम की बात कर रहा है, फिर विश्लेषण करेंगे और निष्कर्ष दे देंगे। रॉबर्ट्स का एक कथन है कि सिंधु की मरुभूमि का सामरिक महत्व था, रूस व ईरान का भारत पर आक्रमण होने वाला था। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। विश्लेषण, आक्रमण अनुचित था। जब हम देखते हैं ना कि आक्रमण उचित था या अनुचित था तो पता चलता है कि अनुचित था। क्यों अनुचित था? क्योंकि उस समय दोस्त मोहम्मद तो इनसे संधि करना चाहता था, बट ये डरते थे कि कहीं रसिया उस दोस्त मोहम्मद की सहायता न कर दे और हमारी सत्ता को बेदखल न कर दे। साथ ही अमीरों की दुर्बलता देखा इन्होंने कि अमीर इतने दुर्बल हैं कि वो हमारा विरोध कर नहीं पाएंगे
और राजा रणजीत सिंह हमें तो सतलज नदी या सिंध नदी के पास से जाने ही भी नहीं दे रहे, तो एक काम करते हैं, क्यों ना सिंध के अमीरों को पराजित करके यहाँ से अपना अफगानिस्तान का एक मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसका मैप आपको शेयर कर ही दिया था। क्लियर। नई नई संधियाँ थोपी गई अमीरों के ऊपर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आप ये भी जानते हो कि एल्फिंस्टन ये भी बोलता है, देखो अपनी बात को नैतिकता प्रदान करने के लिए कंपनियां बड़े अच्छे अच्छे छलावे रचती थी। कंपनी ने बोला कि हम अफगानों पर इसलिए हमला किए क्योंकि अफगानियों के भय से हमारी सेनाएं पूरी तरह से डर गई थीं। खासतौर पर ग्वालियर की, सागर एमपी का एक ज़िला है, बुंदेलखंड की ये सेनाएं डर गई थी। और हद तो तब हो गई कि जब बम्बई की सेना छोड़कर जाने लगी। ये एल्फिंस्टन का कथन है। तो आप समझ सकते हो कि उनको एक नैतिक आधार चाहिए था कि आखिरकार इसको हम क्यों मारें, आखिरकार इस पर क्यों अटैक करें। और आप जानते हो कहानी गढ़ने में अंग्रेज नंबर 1 थे। और फिर आप निष्कर्ष बता सकते हो, ऑलरेडी हमको बता दिया। क्लियर, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे और साथ ही ये भी समझ गए होंगे कैसे हमें लिखना है, कैसे इनकोड करना है। काफ़ी ये देखिए सरल प्रश्न है इसमें, सिंध वाले में। समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर चार्ल्स नेपियर। अब सर लगाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है प्रश्न वालों का, ठीक है। सर चार्ल्स नेपियर ने कहा था हमें सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान देना, सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लाभप्रद, उपयोगी और उपकारी धूर्तता होगी। देखो यूपीएससी ना बड़ा अच्छा खेल कब खेलती है, जब वो आपको ऐसे स्टेटमेंट देती है। जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था ना कि बसीन की संधि क्या थी, लाभप्रद थी, उचित थी, नीति सम्मत थी। तो वैसे ही यहाँ पे आपसे पूछा गया और पूछा गया टिप्पणी कर दो भाई साहब। तो आप काफ़ी आसानी से टिप्पणी कर सकते हैं। कैसे? कि सिंध पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने किससे संधि की थी, अमीरों के साथ में। और अमीर से जब संधि कर ली तो उन्होंने इनकी रेजिडेंट को रखने की परमिशन भी दे दी। अब जब परमिशन दे दी तो भाई साहब आप उसको अधिकार में क्यों लेना चाहते हो? तो ये कहते हैं हम इसलिए अधिकार में लेना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी लाभप्रद है। लाभप्रद क्यों? क्योंकि मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए कंपनी को एक मार्ग की ज़रूरत थी। तो सिंध का मार्ग मध्य एशिया की मंडियों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, 1813 की फ्री ट्रेड पॉलिसी का टाइम था। क्लियर। तो एक तो इन्होंने ये कहा। उपयोगी क्यों है? उपयोगी इसलिए है कि हमारी सेना जब वहाँ पे पहुँच जाएगी तो सिंध का जो पंजाब का जो उस समय राजा रणजीत सिंह हुआ करता था, मतलब ये है राजा रणजीत सिंह के बाद की कहानी। तो वो अब इनकी सेनाओं को कभी वहाँ जाने ही नहीं देता था, मतलब अपनी सीमा से होकर नहीं गुजरने देता था। तो उन्होंने कहा इसलिए हमारे लिए उपयोगी होगा, साथ ही हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर। उपकारी धूर्तता क्यों होगी? उपकारी धूर्तता का मतलब क्या होता है? विश्वासघात। उपकारी धूर्तता इसलिए होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी उनसे संधि कर ली है, लेकिन हम फिर भी जानबूझकर उस संधि को तोड़ रहे हैं और इसके लिए हम इन पर आरोप लगा रहे कि आप सिंध के व्यापारिक मार्ग को बाधित करते हो, आप खोटे सिक्के ढालते हो। क्लियर। और आप हमारी बात नहीं मानते हो। तो ऐसा इन्होंने कहा। अब आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिए। अब आप बताएंगे विश्लेषण कि वास्तव में चार्ल्स नेपियर व एलन बरो इवांस बेल के उस पुस्तक का या उस आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट से प्रेरित थे जो उसने सिंध की महत्ता पर लिखा था। अर्थात ये चाहते थे कि अपने जीवन में ये कोई ऐसा कृत्य करें जिससे लोग इन्हें याद रखें। अर्थात इन्होंने ईरान व रसिया की सामरिक स्थिति को चुनौती देने के लिए, या कहें कि रसिया के आक्रमण के भय का बहाना बनाकर सिंध और अफगानियों को अपने में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया, जो कि वास्तव में उन संधियों का उल्लंघन था जिसे सिंधवासी अपनाए हुए थे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वास्तव में ये ब्रिटिश सरकार की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का एक परिणाम था जिसमें साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा निहित थी। ऐसे आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। क्लियर। तो आप समझ गए। आप देखिए यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिख दिया, लाभप्रद क्यों, सामरिक दृष्टि। अब देखो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, मैं बोल कुछ और रहा था, यहाँ कुछ और बता दिया। तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो कि लाभप्रद क्यों है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से। उपयोगी क्यों है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य, क्योंकि सब एक ही वर्ड होते हैं ये।
लाभकारी, उपयोगी, लाभ का मतलब क्या है? फायदा। उपयोगी का क्या मतलब होता है? फायदा। समझ गए? उपकारी दूरता का मतलब क्या है कि उसके ऊपर हम कुछ लाद रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, मतलब लाभ उसको दे रहे हैं। तो तीनों का मतलब एक ही है, बस तीनों में आपको शब्दों को फिट करना है। कहीं पर आप व्यापार वाणिज्य कर दो, कहीं पे आप सामरिक कर दो, कहीं पे आप विश्वासघात कर दो। क्लियर? खोटे सिक्के, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको बताई दी हैं। साम्राज्यवादी नीति को उत्तर पश्चिमी तक विस्तार रूप देने का, रूस के प्रभुत्व को रोकने का प्रयास। और फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हो कि एलन बरो और डलहौजी ने विलय कर इसका समस्या का समाधान निकाला। समझ गए? तो आपको ये दूसरा प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वास्तव में यही प्रश्न हमेशा 2 से 3 बार आया है, तो हमने उन दोनों प्रश्नों को ले लिया, दोनों एक ही हैं, आप समझ जाओगे कैसे। प्रश्न है, पंजाब का समामेलन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात आरंभ की गई एक व्यापक उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का भाग था। क्लियर? दूसरा प्रश्न है सेम टू सेम, पंजाब के समामेलन की ओर ले जाने वाली ब्रिटिश साम्राज्यिक शक्तियों के प्रमुख विचारों को रेखांकित कीजिए। प्रमुख विचारों का मतलब क्या है कि सिंध की विलय, साथ ही अफगान समस्या, रूस का संकट, ईरान का आक्रमण, ये सारे जो प्रमुख विचार थे इन्होंने पंजाब को विलय की ओर ले गए। क्लियर? साथ ही यहाँ पे डलहौजी की महत्वाकांक्षा आप बता सकते हो कि किस तरीके से डलहौजी की महत्वाकांक्षा ने मुल्तान के उस समय के राजा को उस समय के राजा को पराजित करके चाहता तो मुल्तान तक ही अपनी इस समस्या को समाधान करता, लेकिन उसने मुल्तान के बहाने पूरे के पूरे पंजाब को अपने में विलय कर लिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके रहते हुए कोई भी ऐसी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्लियर? तो ये उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम था और इसको लेकर उसकी कई बार नैतिक रूप से आलोचनाएं भी हुई हैं। तो आप ऐसे इसको बता सकते हो। हमने ऑलरेडी वहाँ पे अपने प्रीवियस पार्ट में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया था, मतलब जब हम पंजाब का विलय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एनालिसिस भी किया था। समझ गए? चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न, पंजाब का समामेलन। कई बार क्या होता है, समामेलन का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते, तो हिंदी में इसका मतलब होता है विलय करना, इंग्लिश में मतलब है एनेक्सेशन। क्लियर? तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, आप जानते हो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 में। उसके बाद क्या स्थिति हो गई? आरंभ की गई एक व्यापक उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का भाग था। अब आप याद करो, बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि नहीं है कि पंजाब का सम्मेलन उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, बिल्कुल वही जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा ना कि अफगानों की समस्या वास्तव में अफगानों की जो नीति थी वो सिंध विलय उसी के अंतर्गत हुआ, तो बिल्कुल वो उसी के अंतर्गत पंजाब का भी विलय किया गया। अब अफगान समस्या क्या है आपको पता है कि रसिया का संकट, ईरान का संकट, उसको कैसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद से मित्रता की, शाह सूजा को उन्होंने गद्दी दिलाई। क्लियर? लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने इनका विलय कर लिया। समझ गए? तो अब देख लेते हैं इसका इनकोड क्या है। पंजाब का समामेलन मतलब विलय, राजा रणजीत सिंह के बाद की कहानी क्या है आप अच्छे से जानते हो। सिंध व अफगान समस्या, रूस ईरान संकट, निष्कर्षता डलहौजी की। सब में देखो ये जितने भी प्रश्न है ना, सबका एक ही निष्कर्ष है, एक ही उत्तर है। बस क्या है कि कहानी को आपको ऊपर नीचे कर देना है, क्योंकि इसमें प्रश्न बनाए ही नहीं किसी ने, या आप कह सकते हो इस पर इतना डिटेल अध्ययन किसी ने किया ही नहीं, तो इसमें उतने ज़्यादा अच्छे प्रश्न नहीं बन पाए। समझ गए? ये इस बार प्रश्न आया 2020 में, काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी देखिए समझ सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु सन 1839 में हुई थी। देखो वही बात है ना, उसी के आगे की, उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। क्लियर? अब आप बताओ कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या स्थिति पंजाब में बनी। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह सत्ता में आता है, नौनिहाल सिंह आता है, चंदा कौर आती हैं, फिर कैसे जिंदन आती हैं, फिर कैसे दिलीप सिंह को बनाया जाता है, कैसे शेर सिंह बनता है, कैसे डोगरा और संधावालिया ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कैसे लाल सिंह जो जिंदन का प्रेमी था वो उसी को हराने का प्रयास करता है, कैसे आगे चलकर संसार चंद या डोगरा जो बंधु हैं या गुलाब सिंह है वो कश्मीर ले लेते हैं। पूरी स्टोरी हमने आपको क्लियर कराई, आपको बस वही बताना है। क्लियर? और इसमें आपको राजा रणजीत सिंह की कई सारी फेलियर्स का आपको जिक्र कर देना है कि उन्होंने सेना का केंद्रीकरण इतना कर दिया था कि आगे चलकर सेना ही अलग थलग पड़ गई।
अर्थात उसमें किसी का नेतृत्व ही नहीं था, और पंजाब में किसी योग्य नेतृत्व के न अभाव में अर्थात 4 वर्षों में 4 राजा और 4 वजीर बदल गए। समझ गए? तो आप ऐसे बता सकते हो। और फिर यहाँ पे डलहौजी की या उस समय के जो गवर्नर्स थे, चाहे एलन बरो हों, इनकी महत्वाकांक्षाओं को बता सकते हो कि किस प्रकार मुल्तान पर हमला करके मुल्तान के नरेश को पराजित करके उसको संधि थोपने की अपेक्षा पूरे के पूरे पंजाब को विलय करना उचित समझा, जबकि डलहौजी के पास कई ऑप्शन थे। समझ गए? तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। संधावालिया डोगरा, सैन्य केंद्रीकरण, अयोग्य नेतृत्व, कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा। देखो होता क्या ना कि ऐसे प्रश्नों पर कोई नहीं लिखता है, या तो बच्चे छोड़कर आते हैं या तो बच्चों की कहानियाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो इसलिए वो ऐसे प्रश्नों को नहीं अपने में शामिल करते। और जब वो ऐसे प्रश्नों को अपने में शामिल नहीं करते तो क्या होता है कि उनके अंक काफ़ी कम हो जाते हैं। बट हमने आपको इन सारे क्वेश्चंस की काफ़ी डिटेल में स्टोरी बताई थी, उन स्टोरी का क्रम वाइज आपको एनालिसिस कराया था, आपको ये भी बताया था कि राजा रणजीत सिंह के बाद कैसे कौन कौन से राजा बने, कैसे उनके बीच युद्ध हुआ, कैसे डलहौजी ने एक एक करके सबको जीतने का प्रयास किया और डलहौजी की क्या महत्वाकांक्षा थी। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस नहीं कराया, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि आपको पूरी की पूरी कहानी प्रीवियस पार्ट्स की पता होगी और आपने हमारे सिनॉप्सिस नोट्स को भी देखा होगा और उसी के बेस पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप आंसर लिखिए, आंसर लिखकर आप हमें भेजिए, हम उन आंसर को फिर से रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद हम आपको वहाँ पे फिर से नए पॉइंट्स बताएंगे, तो आपको ऑलरेडी उसकी एक व्यापक समझ हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने पार्ट 22 तक की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया, अर्थात हमने जितना पढ़ा उन सब के बैक ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो आगे पार्ट आएगा पार्ट 23, इस पार्ट 23 में हम प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे कि आखिरकार ब्रिटिश प्रशासन ने किस तरीके से भारत में अपनी सत्ता की सुदृढ़ता को मजबूत किया और किस तरीके से उन्होंने भारत विजय के लिए अनेक नीतियों को अपनाया, चाहे वो घेरे की नीति हो, चाहे समान संघ की नीति हो, चाहे अधीनस्थ पार्थक्य की नीति हो, चाहे फिर सर्वोच्चता का सिद्धांत हो। क्लियर? इसको पढ़ाने से पहले हमने ऑलरेडी आपको 4 वीडियो शेयर किए थे इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज के, जिसमें हमने कहा था कि आप इन एक्ट्स के प्रोविज़न को काफ़ी अच्छे से समझ लें, क्योंकि हम वहाँ पे आपको प्रोविजंस ना पढ़ाकर उनका गहन विश्लेषण करेंगे। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि 1773 के अधिनियम में क्या आया क्या नहीं आया, हम आपको ये बताएंगे कि 1700 अधिनियम में क्या नहीं आया और उसको लेकर क्यों विवाद हुआ और क्यों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, क्यों 1792 के बाद से कंपनी पर 20-20 वर्षों का थोपन किया जाने लगा, हम ऐसा एनालिसिस करेंगे। क्लियर? तो बाकी जिन लोगों ने प्रोविजंस ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर या तो वो वीडियो देख लें इंडियन पॉलिटी की बुक सीरीज को लेकर, या फिर आप हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्लाइड करेंगे तो आपको ऊपर वहाँ पे हमने चारों वीडियो शेयर कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम अपने अगले पार्ट में प्रशासन को पढ़ेंगे और ये प्रशासन जो हम पढ़ेंगे तो वास्तव में 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट हमारा तो वास्तव में आएगा वो इसी टाइम पीरियड पे होगा, दूसरा पार्ट हमारा तब आएगा जब हम 1947 का अधिनियम कंप्लीट कर चुके होंगे, अर्थात भारत की आज़ादी के साथ साथ पढ़ेंगे जब 1857 का विद्रोह खत्म हो जाएगा तब। क्लियर? तो अभी हम 1764 यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक की कहानी या 1858 तक की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। और एक बात कि जब हम इस प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसमें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि प्रशासन और इकोनॉमी का संबंध एक दूसरे से अंतर्ग्रंथित है। तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पे 2 बड़े मेजर टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे, अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये आपका सिलेबस है, एक मिनट, हाँ ये जैसे आपका सिलेबस है तो यहाँ पे हम गए वापस अपने, हाँ एक मिनट,
ये देखें, जैसे आपको यहाँ पे ये सिलेबस मिला, हमने पंजाब तक की कहानी पढ़ ली है, क्लियर। तो आपको ये सिलेबस मिला कि प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना क्या थी, द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये सारे हम कवर कर लेंगे अपने। और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप क्या था, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या थी, ये भी सब कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम ये सब भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अर्थात हमारे आगे आने वाले लगभग 2 से 3 पार्ट में ये सारे टॉपिक लगभग 36 टॉपिक तक कवर हो जाएंगे। और फिर हमारा शुरू होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। ये हमारा 1 से 2 पार्ट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, आप पूरा प्लान समझ गए हमारा। तो इस तरीके से आपको आज के कई सारे क्वेश्चन, साथ ही क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और एक बात कि इसकी पीडीएफ हमने यहाँ पे शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। हालांकि हम हर एक पार्ट की पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से हमारे चैनल से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।